हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सभी को इस चैनल पर कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो हिंदी विषय है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ, तो उसका क्या नाम है, लाख की चूड़ियाँ, तो उसको लेकर के आई हूँ। इस पाठ के जो लेखक है वो कामता नाथ है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम अपने पाठ, उसका क्या नाम है, लाख की चूड़ियाँ, उसको पढ़ने से पहले कामता नाथ का जो जीवन परिचय है उसको जान लेते हैं कि कामता नाथ का जो जन्म है वो 22 सितंबर 1934 को कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये कामता नाथ की तस्वीर है जो इस पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने क्या किया, एमए किया। उसके पश्चात इन्होंने 1955 ईस्वी में रिजर्व बैंक में इन्होंने नौकरी कर ली। वहीं कुछ मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने साहित्य उदय, क्या नाम है, साहित्य उदय नामक एक बुक क्लब इन्होंने बनवाया, जिसमें लोग आपस में पैसे जमा करके पुस्तक खरीदते थे और बाद में लॉटरी डालकर उन्हें आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। सोम सेटर याम, हेविंगवे, गोरकी, टॉयस्टाय आदि की पुस्तकें और हिंदी के महत्वपूर्ण लेखकों की पुस्तकें भी इसी क्लब के द्वारा खरीदकर इन्होंने क्या की थी, पढ़ी थी। बचपन से ही पढ़ी अध्ययन लत की आदत, यानी कि बचपन से ही इनको क्या था, पढ़ने की या आदत बन गई थी इनकी, और उसी आदत ने इनको क्या है, लेखनी की तरफ मोड़ दिया, यानी कि लेखन कार्य की तरफ इनको मोड़ दिया। साथ ही बैंक में नौकरी के दौरान वे मजदूरों के आंदोलन से भी क्या हो गए, जुड़ गए और बैंक में कर्मचारी संगठन से संबंध हो गए। इस तरह ता जिंदगी लेखन और आंदोलन इनके साथ रहा है, यानी कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी लेखन और आंदोलन के साथ ही रहे। इनकी जो रचनाएं हैं उनको अब हम देख लेते हैं। पहले है उपन्यास। तो इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, समुंदर तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, और पिंगलेगी बर्फ। तो ये जो है इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। अब हम कहानी संग्रह देख लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं, छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, और लाख की चूड़ियाँ। नाटक कौन कौन से हैं, दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, एकांकी, भारत भाग्य विधाता, पर हसन, और पैसे की दुनिया। औरतें, जो औरतें नाटक है वो किस पर आधारित है, गाई द पोमांसा की कहानियों पर ये आधारित नाटक है। इन्हें पहल सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्ति बोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण और महात्मा गांधी सम्मान, ये सभी सम्मानों से इनको क्या है, नवाजा गया था। इनको सम्मानित इन सम्मानों से किया गया है। इसको ये काट दो। अब हम आगे देखते हैं, लाख की चूड़ियाँ। तो ये हमारा जो पाठ है, लाख की चूड़ियाँ, कामता नाथ जी के द्वारा ये लिखा गया है। इस पाठ के जरिए इन्होंने मशीनों के द्वारा जो अब आधुनिक युग में जो काम किया जा रहा है और जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसी पर आधारित ये इन्होंने पाठ लिखा है। तो हम इसको अब पढ़ते हैं कि मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, हमें लाभ क्या होता है कि काम जल्दी हो जाता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। कि हमें इन मशीनों से जो है लाभ तो बहुत होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो हानि भी बहुत होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक माना जाता है कि विकास हो रहा है। मशीनों का अगर प्रयोग हो रहा है तो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। परंतु हस्तकला यानी कि जो हाथों के द्वारा जो कला है और कुटीर उद्योग, इन पर बहुत बुरा असर और दूरगामी असर जो है, बहुत बुरा और दूरगामी असर जो है मशीनों के कारण हमें देखने को मिलता है। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू, जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से क्या हो गया, काम छिन गया। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो गए या फिर किसी और व्यवसाय को अपनाने में विवश हैं। या तो वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, या फिर उन्होंने उस काम को छोड़ करके किसी दूसरे काम को अपनाने में वो क्या हो गए, मजबूर हो गए हैं। उनको मजबूरन दूसरा काम फिर अपनाना पड़ता है। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक कौन, कामता नाथ।
लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, यानी कि जो बदलू था वो कहाँ रहता था, लेखक के मामा के गांव में रहता था। इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के सभी बच्चों की तरह, यानी कि गांव के सभी बच्चे जो उसको क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका ही कहता था। बदलू का मकान गांव से कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने क्या था, नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था और लाख को बेलनुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था और बाद में उन पर जो है रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लला कहता था। लेखक को वह मच्छी पर बैठाता था और लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखा करता था। बदलू कौन था, बदलू एक मनिहार था जिसका पैतृक पैतृक क्या होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते हैं, मतलब उसके दादा परदादा जो थे और उसके पिता वो सभी जो है किस काम क्या करते कार्य करते थे, वो पेश चूड़ियाँ बनाने का ही वो कार्य करते थे, तो वही कार्य बदलू भी करता था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था, मतलब बदलू जो है चूड़ियाँ बेचकर पैसे नहीं लेता था, बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। मतलब जो वो चूड़ियाँ देता था तो उसके बदले वो पैसे नहीं लेता था, बल्कि किसी वस्तु को लेकर के वो उन चूड़ियों को देता था। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह मोल भाव करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता था, मतलब वो मोल भाव करता ही था। शादी ब्याह में जब वो चूड़ियाँ देता था तो वो पैसों से ही देता था, उसका मोल भाव वो करता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। मतलब कि कहने का भाव ये है कि ज़िंदगी भर वो क्या करता था, चूड़ियाँ दे करके उसके बदले में कोई वस्तु ले लेते थे, लेकिन शादी ब्याह के समय पर वो क्या करते थे, चूड़ियों के बदले में वो जो मोल जिस मूल्य पर वो चूड़ियाँ देता था वो उसी मूल्य पर लेता था। उस समय पर वो बिल्कुल भी पैसे कम नहीं करता था। उसी समय उस एक जोड़े के बदले बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपये भी मिलते थे। यानी कि शादी ब्याह के समय पर जब वो चूड़ियाँ बिना पैसों के नहीं देता था तो उस समय पर वो क्या लेता था, बदलू को खूब सारा अनाज, उसकी पत्नी के लिए कपड़े और पैसे सब कुछ उसको मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियाँ से बहुत ही चिढ़ थी, मतलब उसको बदलू को कांच की जो चूड़ियाँ वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो कूद उठता था, मतलब बहुत ही उसको बुरा लगता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की चूड़ियों के अलावा गाय के दूध की मलाई, आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। अब हम आगे देखें कि इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूसरे शहर हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव ना जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के घर गया तो उसने देखा कि गांव की औरतों की कलाई पर भी क्या है, लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में क्या हो गया, घाव हो गया, जिसकी पट्टी कराने लेखक को जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का जो सामान था वो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम क्या हो गया है, मशीनों से होने लगा है। जब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू क्या हो गया, बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भाप कर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितने ही बेरोजगार छीन लिए हैं, यानी कि मशीनी युग ने लोगों से उनका क्या है, काम छीन लिया है। इससे कुशल कारीगर भी क्या हो गए, बेरोजगार होकर आसक्त और क्या हो गए, लाचार हो गए हैं। बात का विषय बदलने
के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो के से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले क्या कर दी थी, बेच दी थी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़े वाले 4-5 संदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसने उसे जमींदार की लड़की के विवाह पर उसको देने के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और कहा कि शहर से जाकर ले आओ। ठीक है। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं बल्कि आसान नहीं है। बदलू का जो व्यक्तित्व वो कैसा है, कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो ये जो है हमारे पाठ का सारांश है। अब हम अर्थ ग्रहण संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न है वो हमें अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हम अपने पहला जो पद्यांश है, हम अपना जो पहला गद्यांश है उसको पढ़ लेते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे बहुत अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे के मन को मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे कहते थे। तो अब है इससे संबंधित जो प्रश्न है, अब हम उनको कर लेते हैं। गद्यांश पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम क्या है, लाख की चूड़ियां, और लेखक का नाम क्या है, कामता नाथ। बदलू कौन था, एक मनिहार था बदलू लेखक को बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि दूसरों के बच्चों, गांव के जो दूसरे बच्चे थे वो क्या थे, उसको बदलू काका कहते थे, इसलिए दूसरे बच्चों से सुनकर वह भी बदलू को बदलू काका कहता था। बदलू कहाँ का रहने वाला था, तो बदलू लेखक के मामा के गाँव का रहने वाला था। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला जो गद्यांश है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लला कहता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाता देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो अब हम इससे जो है संबंधित जो प्रश्न है, अब हम उसको भी देख लेते हैं कि बदलू क्या कार्य करता था। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लेखक बदलू से अधिकतर कब मिलता था, तो बदलू लेखक से अधिकतर दोपहर के समय मिलता था। बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लेता था, तो 4-6 जोड़े जो चूड़ियाँ हैं वो बना लेता था। बदलू द्वारा लेखक के लिए मच्छियाँ मंगवाने से किस भाव की पुष्टि होती है, तो सम्मान देने की भाव की जो पुष्टि है वो होती है। अब हम आगे देखते हैं कि बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे
कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको कर लेते हैं कि बदलू का पैतृक पेशा क्या था, तो वो था लाख की चूड़ियाँ बनाना। आसपास के गांव के लोगों द्वारा चूड़ियाँ ले जाने से क्या पता चलता है कि बदलू की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी, इसलिए आसपास के गांव के सभी लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ था, तो वस्तुओं के बदले वस्तु लेना देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। शादी विवाह के अवसर पर बदलू किस बात के लिए जिद पकड़ता था, तो शादी के अवसर पर बदलू चूड़ियों का अत्यधिक मूल्य पाने के लिए जिद पकड़ता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ख्याल न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। तो इसमें प्रश्न अब हम देख लेते हैं कि लेखक अपने मामा के घर एक आध महीने ही रह पाता था। क्यों? स्कूल खुल जाने के कारण लेखक अपने मामा के घर एक आध महीने ही रुक पाता था। पिता की बदली होने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा कि वह अपने मामा के घर ना जा सका। अब हम आगे देखें तो 8-10 वर्षों बाद लेखक की रुचि में क्या बदलाव आया। अब लेखक का जो मन है, यानी कि लेखक की जो रुचि है अब लाख की, तो बहुधा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, बहुधा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और इसका अर्थ क्या होएगा, कभी कभार, कभी कभार। अब हम आगे देखते हैं कि रज्जो ने 4-5 आम उंगली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो रज्जो कौन थी? रज्जो थी बदलू की, रज्जो बदलू की क्या थी? लड़की थी। अब है लेखक की निगाह रज्जो के हाथ पर क्यों ठिठक गई, मतलब क्यों रुक गई। लेखक की निगाह रज्जो के हाथ पर लाख की सुंदर चूड़ियों के कारण क्या हो गई? ठिठक गई। बदलू ने लेखक के मन की कौन सी बात ताड़ ली, तो लाख की चूड़ियों वाली बात ताड़ ली। बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया। कम दाम पाने के कारण बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया। अब हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अभ्यास वाले प्रश्न है अब हम उनको देख लेते हैं कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था, क्योंकि वह वहां रहने वाला बदलू मल्लिहार रंग बिरंगी लाख की जो गोलियां उसको दिया करता था, जो उसको बहुत ही क्या लगती थी? प्रिय लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। वह बदलू मामा को मामा कहने की बजाय बदलू काका कहता था। क्यों? क्योंकि इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के सभी बच्चे उसको क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। इसी को देख करके वो भी बदलू काका ही कहता था। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनुष्य अपनी क्या है? मनचाही वस्तु ली जाती है। जिसमें किसी वस्तु के बदले अपनी मनचाही वस्तु ली जाती है। इस प्रकार वस्तु पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते थे। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तु नहीं खरीदी जाती, ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपये पैसों के बदले वस्तु जो है वो ली जाती है।
अब आगे देखें, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा कि मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक के द्वारा मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगारी और बेकारी की ओर क्या उसने संकेत किया है कि मशीनी युग का बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा जो क्या हो रहा है प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण बेकारी और बेरोजगारी दोनों ही क्या हो रही है, बढ़ रही है, उत्पन्न हो रही है। उसी की तरफ इस पंक्ति के माध्यम से क्या है, लेखक ने जो है संकेत किया है। चूँकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल एक ही मशीन काफ़ी है, कि किसी काम को करने के लिए जहाँ पर अधिक मनुष्य की आवश्यकता होती है, वहीं पर उसी काम को एक मशीन ही कर देती है। ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर क्या हो गए, बेकार हो गई हैं। वे बेरोजगार होकर भूख मरने की कगार पर पहुंच जाते, मतलब बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए क्या हो रहे हैं, वो अब भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर क्या किया है, संकेत किया है। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न सकी? तो चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम क्या हो गया था, छिन चुका था, मतलब उसके वो अब क्या हो गया था, बेरोजगार हो गया था। वह उपेक्षित, असहाय और लाचार हो गया था। जिस कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी, आज वही जो है उसको चारों ओर हर जगह वही दिखाई दे रही थी। अब कारीगर के बदले कम सुंदरता व चमक को महत्व दिया जाने लगा था, कि कारीगरी के बदले में क्या है, कम सुंदरता, कारीगरी के बदले में जो कम सुंदर है, दिखने में ज़्यादा अच्छी नहीं है और चमक दमक वाली है, उसी को क्या महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिप ना सकी। तो यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब अगला हमारा प्रश्न क्या है कि मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? कि मशीनी युग के कारण बदलू का काम क्या हो गया, छिन गया उससे। अब वो उसके पास कोई भी काम नहीं है, वह बेरोजगार हो गया है, उसे गरीबी का जीवन बिताना पड़ता है। उसे अपनी गाय भी क्या करनी पड़ी, बेचनी पड़ी। वह कमज़ोर हो गया है, वृद्ध हो गया है, उसके माथे पर नसें उभर आई हैं, वह बीमार और चिंतित रहने लगा है। तो ये क्या है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है लाख की चूड़ियों वाला जो पाठ है, जिसके लेखक कामता नाथ हैं, उसको हमने पूर्ण कर लिया है। इस पाठ में जो लेखक है उसने हमारा जो ध्यान है वो किसकी तरफ दिखाया है, मशीनी युग से होने वाले जो नुकसान हैं उसकी तरफ दिखाया है, कि किस तरीके से आज जो हमारे आधुनिक युग में हर काम मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो उससे जो कुशल कारीगर है वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। मशीनों के प्रयोग से एक तरफ बेरोजगार उत्पन्न जो है वो हो रहा है। जिस काम को करने के लिए हमें कई मनुष्य की आवश्यकता होती थी, अब वही काम मशीनों के एक ही मशीन से हो जाता है। तो ऐसे में जो है हर जगह जो कुशल कारीगर है वो क्या हो गया, बेकार हो गए हैं, उनसे उनका रोजगार छिन गया है। तो इसी समस्या की ओर लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं वहाँ पर इस क्लास की PDF को अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।